ठीक है, तो हम आपसे बात करने वाले थे प्रतिबिंब बनने के नियम। और प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने बताया था कि 3 नियम होते हैं, ठीक है ना। तीनों नियम को हमको ध्यान से समझना है। पहला नियम समझते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम में पहला नियम समझते हैं कि एक हमने ये दर्पण बनाया, ये दर्पण जो बन रहा है आपके सामने, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा दर्पण बन रहा है? अवतल दर्पण बन रहा है। क्यों? M1 M2 हमने एक अवतल दर्पण बनाया। और आप इसके ठीक मध्य बिंदु को जानते हो, क्या कहते हैं? ई कहते हैं। यहाँ पर कहीं इसके गोले का केंद्र होता है, उसको हम C कहने लगे। और इससे जो रेखा जाती है या मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्यों? और C और P के ठीक मध्य में कुछ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। इतना सबको पता है। क्यों? एक गोली दर्पण है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण को गोले का जिसका भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। C और P के ठीक मध्य में हमारा क्या होता है? F होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इस चीज को समझना है आप सबको। बंद कर दो इसको, क्यों खिंचका रहे हो? तो इसको हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। अब जरा समझिएगा, इसके अपोजिट हम दूसरा दर्पण बना रहे हैं। जो दूसरा दर्पण बना रहे हैं वो कौन सा दर्पण बना रहे हैं? इस बार बना रहे हैं हम उभरे हुए तल से करा रहे हैं। और उभरे हुए तल से करा रहे हैं तो देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इधर कहीं क्या होगा? केंद्र बनेगा, वो C इधर हो जाएगा। और C और P के ठीक मध्य में हमारा क्या हो गया? F हो गया। इतना सबको समझ में आ चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा, प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हैं? अनंत से आती हैं। सबको पता है कि नहीं पता है? सबको पता है। और ये प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, ठीक है ना। और ये भी मान लीजिए प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, मतलब ये प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है। या हम कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी? से होकर जाएगी। तो ये वाली भी हमारी प्रकाश की किरण कहाँ से जानी चाहिए? से होकर के जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या है? ये प्रकाश की किरण देखो मुख्य अक्ष के समांतर ही तो आ रही है। अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही तो होगी, परंतु क्योंकि इधर वो कर चुके हैं तो इधर खींचने की जरूरत नहीं है। ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। ये आने के पश्चात ये क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के पश्चात अगर देखेंगे तो बिंदु F से क्या होगी? ये जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है कि नहीं? इसमें जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात तो ये इस प्रकार की चली जाएगी। क्यों? इस प्रकार से चली जाएगी, परंतु इसको डाट डाट करके पीछे मिलाएंगे तो F से क्या होगी? ये जाती हुई प्रतीत होगी, या बिंदु F से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम सबको समझ में आया। अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत है। ये आपका पहला नियम है। इसके बाद देख लेते हैं कि दूसरे नियम में हम क्या कहते हैं। दूसरा नियम ये हमारा है। दूसरा समझिएगा, ये जो दर्पण आपके सामने बना दिए हैं, ठीक है ना, ये कौन सा दर्पण बन रहा है? अवतल दर्पण बन रहा है। ये इसका क्या हो गया? P। ये क्या हो गया? C। और P और C के ठीक मध्य में क्या आ गया? F। और M1 M2 इसको नाम दे देते हैं। इसका मतलब
M फॉर मिरर होता है ना, तो M1 M2 एक हमारा अवतल दर्पण है। क्यों जी? अब जरा देखिएगा, अब एक प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है? कहाँ से जा रही है? कहाँ से जा रही है? C से जा रही है। कहाँ से भैया जी जा रही है? C से जा रही है। तो प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो C से ही वापस चली जाती है। जान पाए कि नहीं? या C से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात C से ही वापस चली जाती है। और C बोले तो वक्रता केंद्र। कहने का मतलब ये है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण में। अब बात कर लेते हैं किसमें? उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं। M1 M2 हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? P हो गया। इधर कहीं हमारा क्या हो गया? C हो गया। और ठीक मध्य में क्या हो गया? F हो गया। क्यों? अब प्रकाश की किरण देखो इधर से तो आएगी नहीं, ठीक है ना? हमेशा प्रकाश की किरण किधर से डालेंगे? बाईं ओर से डालेंगे। क्यों? LHS साइड से डालेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हमेशा याद रखना है कि दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें पड़ेगी वो किधर से पड़ेगी? LHS से पड़ेंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? दाईं ओर से पड़ेगी। अब जरा समझिएगा कि ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो इसको अब यहाँ तक तो आएगी, क्योंकि ये दर्पण है तो ये क्या करेगी? प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देगी। और परावर्तित कर देगी तो भैया ये पुनः उसी तरफ वापस चली जाएगी। परंतु यहाँ से हम डाट डाट करके देखेंगे तो C से क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उत्तल दर्पण में इधर ही वापस चली जाएगी। तो इस वाले बिंदु से पीछे से देखोगे तो क्या होगी? वो जाती हुई तो प्रतीत होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दर्पण के पीछे से जब कोई किसी किरण को देखोगे तो हमेशा क्या रहेगी? जाती हुई प्रतीत होगी। वो काल्पनिक हमारी क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण में कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। अब इसके बाद समझ लेते हैं तीसरा नियम। तीसरा भी बहुत साधारण है और तीनों को हम समझ लेते हैं। ये हमने एक दर्पण बना दिया M1 M2, ठीक है ना? M1 M2 एक दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया साहब? F हो गया। क्लियर है कि नहीं? PCF ये तीनों आप सबको समझ में आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि P क्या होता है सर, C क्या होता है सर, F क्या होता है सर। ये तीनों चीजों को हम अच्छी तरीके से आप सबको बता चुके हैं। अब जरा समझिएगा, C से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? C से ही वापस चली जाती है, ठीक है ना? समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से होकर के जाती है। अब भैया जी कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर के जा रही है? फोकस से होकर के जा रही है। और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं? तीसरा पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? क्या कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब साहब देखो ये भी मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के जा रही है। कहाँ से जा रही है? फोकस से होकर के जा रही है। तो ये भी जब अब इससे टकरा गई तो जाहिर सी बात परावर्तन होगी। तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अब उत्तल दर्पण में यही कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में यही कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये P हो गया, ये C हो गया और ठीक मध्य में हमारा क्या हो गया? F हो गया। तो इसको हमने नामकरण कर दिया। M1 M2 हमारा क्या है? एक कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब इसमें देखो प्रकाश की किरण जो आ रही है, ठीक है ना? प्रकाश की किरण
जो आ रही है वो किधर की ओर आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है। और मुख्य फोकस की ओर आने के बाद ये देखो यहीं से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो जब यहीं से परावर्तित हो जाएगी तो ये ऐसे क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के, क्योंकि इसको आगे बढ़ाओगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ही मिलेगी कि नहीं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में क्या हो गया कि मुख्य फोकस की ओर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के क्या हो जाते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अगर फोकस से होकर के जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ये तीन आपके क्या थे, नियम थे, तीनों आपको समझ में आया। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद देखते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम। अब देखो इसमें हम उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम वस्तु समझ लेते हैं कि वस्तु किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं फिर इसके बाद अपना कर लेंगे। वस्तु किसे कहते हैं इस चीज को समझिएगा। जैसे हमने कोई वस्तु रखी, ऑब्जेक्ट वो रख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा मतलब वस्तु रखी है। और यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें डालेंगे तो प्रकाश की किरणों का क्या हो जाएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरीके से हो जाएगी ना, इस पे अगर प्रकाश पड़ेगा तो इस तरीके से हो जाएगा। परिभाषा हमारी क्या निकल के आती है, प्रकाश के आपतित किरणों के, प्रकाश के आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। जैसे आप समझो इस चीज को यार, हमने क्या कहा कि प्रकाश के आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया थोड़ी देर के लिए, एक ये डिब्बा रख दिया है, अब इसको पीछे से टार्च मारो, एक इस पर प्रकाश करो, तो प्रकाश करोगे तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण इधर से निकलेंगी, ये इधर से निकलेंगे, ऐसे करके ये सब निकल जाएंगी। हो सकता है ये वाली रोशनी थोड़ी बहुत इधर पड़े, हो सकता ना भी पड़े, परंतु ये यहाँ पर वस्तु रखे हो तो यहाँ से प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है, कटान हो रहा है कि नहीं। तो प्रकाश के आपतित किरणों को, और इस पे आपतित करना मतलब डाल रहे हो, तो प्रकाश के आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, तो हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, ओ से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये चीज आप सबको पता चल गई। अब जरा समझना है आगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इस चीज को समझना है। अगर कोई वस्तु है तो वस्तु का क्या करेगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी बनेगा। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं इस चीज को समझ लेना है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, समझिएगा, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जान पा रहे हैं कुछ कि नहीं? अब समझो यार, ये एक हमने दर्पण बना दिया है, ठीक है ना, और सबको ये दर्पण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। M1 M2 एक दर्पण हो गया। अब इसके सामने कहीं साहब हमने वस्तु रख दी है, ओ ऑब्जेक्ट रख दिया है। जान पा रहे हो कि नहीं? अब प्रकाश की किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, ओ पे पड़ेंगी, कहीं से तो चलेंगी प्रकाश की किरणें। यहाँ पे मान लिया ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण खींचने के लिए तो बहुत सारी खींच सकते हो, पर दो से हम क्या कर लेंगे, प्रतिबिंब को बना सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब जरा देखो, ये परावर्तित होकर के ये सपोर्ट है यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर मिली और ये यहाँ पर मिली, ठीक है ना, ये आई बन गया। मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। क्यों? क्योंकि इस वस्तु से निकलने वाली सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिल रही हैं, आई पर मिल रही हैं। इसका मतलब जो अगर यहाँ पेंसिल रखे हो गए, क्या रखे हो गए, पेंसिल रखे हो गए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पेंसिल मिलेगी।
अगर यहाँ पर अंडा रखे होगे तो यहाँ पर इमेज क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा। यहाँ पर कुछ रखे होगे तो यहाँ पर इमेज किसका मिलेगा? कुछ का मिलेगा। जान पाए कि नहीं? तो परिभाषा क्या निकल के आई? वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से ही तो आ रही हैं, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर क्या होता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया। और प्रतिबिंब हमारे क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? इसको बंद करो, स्टॉप करो। करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है ना? जैसे इसमें हमने देखा था कि ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ओ से निकली प्रकाश की किरणें, ये निकली, सपोज दैट ये निकली, दोनों परावर्तित होने के पश्चात जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर इसका वास्तविक इमेज मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आई कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा भी यही निकल के आती है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है कि नहीं? अगर वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो क्या बनेगा? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अब सपोज दैट हमारा क्या है कि ये प्रकाश की किरणें इधर ही मिल जाती हैं, ठीक है ना, ये इधर चली जाती हैं और बाई चांस डाट करके इसको अगर हम पीछे मिलाएं तो आई कहीं यहाँ पर बने तो क्या हो? मिलती हुई प्रतीत होती होगी। तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। और यह वाला किस दर्पण से संभव है? वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से संभव है? अवतल दर्पण से संभव है। हमेशा याद रखना है, अगर पूछे आपसे कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से संभव है तो किस दर्पण से संभव है? अवतल दर्पण से संभव है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यह किस दर्पण द्वारा संभव है? उत्तल दर्पण द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें पीछे की ओर हम पेंट कर लेते हैं, उभरे हुए तल से परावर्तन कराते हैं, दाईं ओर से प्रकाश की किरणें डालते हैं, तो वो सभी क्या होती हैं? उसी ओर वापस लौट जाती हैं उसी माध्यम में। तो डाट करके पीछे मिलाते हैं तो हमें कैसा मिलता है? काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब मिलता है। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किससे मिलता है? हमें उत्तल दर्पण द्वारा ही मिलता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद जरा समझ लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम। क्या पढ़ना है अगला? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम। ठीक है ना? किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है ना? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनेंगे इस पर हम सब चर्चा करने वाले हैं। एक हमने अवतल दर्पण बना दिया है आपके सामने। ये अवतल दर्पण है आपके सामने, देख रहे हो सब कि नहीं? ये M1 M2 एक हमारा क्या है? अवतल दर्पण। अब आप सब समझ गए हो कि इसके ठीक मध्य में क्या होता है? P होता है। और यहाँ कहीं क्या होगा? खोखले गोले का केंद्र होगा, उसको हम क्या कहेंगे? C कहेंगे। और ठीक मध्य में हमारा क्या होता है? F होता है। ठीक है ना? तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम P कहते हैं
गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से प्रदर्शित किया जाता है। और सी और पी के ठीक मध्य में क्या होता है, एफ होता है, मुख्य फोकस होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इधर की ओर बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, तो क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। इधर की ओर देखो, बढ़ते चले जाओगे तो मुख्य अक्ष का इधर क्या हो जाएगा, अनंत ही तो हो जाएगा। अब वस्तु को रखवाओ अपने हिसाब से कि किन किन स्थितियों में हम वस्तु को रख सकते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा कि किन किन स्थितियों में हम वस्तु को रख सकते हैं और जिन जिन स्थितियों में वस्तु को रख सकते हैं उतने ही प्रकार से हमें क्या मिल जाएंगे, प्रतिबिंब मिल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? आप शीशे के सामने खड़े हो तो ऐसे करोगे तो ऐसा प्रतिबिंब आएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा प्रतिबिंब आएगा, ऐसे करोगे तो ऐसा प्रतिबिंब आएगा। मतलब जिन जिन स्थितियों में वस्तु को रख सकते हैं उतने ही प्रकार से हमें क्या मिलेगा, उसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो इधर अगर चले जाएंगे तो कंडीशन क्या मिलेगी, अनंत की मिलेगी। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं कि पहली दृष्टि में अगर हम ए बी कोई वस्तु मान लें, क्या मान लें, ए बी कोई वस्तु मान लें, तो सबसे पहले हम ए बी वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अब अनंत से उठा करके ए बी वस्तु को अनंत और सी के बीच में कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, मतलब अनंत और सी के बीच में भी वस्तु को हम रख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर रख सकते हो, सी पर रख सकते हो ए बी वस्तु को। और फिर आगे बढ़ोगे तो सी और एफ के बीच में वस्तु को ए बी को कहीं भी रख सकते हो। फिर और आगे बढ़ोगे तो हम कहाँ पर रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं। और आगे बढ़ोगे तो कहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो। और आगे बढ़ो तो कहाँ पर रख सकते हो, ध्रुव पर। कितने लोग कह सकते हैं कि वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा? कितने लोग कह सकते हैं, बताओ? रख सकते हैं वस्तु को ध्रुव पे कि नहीं? कितने लोग कहते हैं रख सकते हैं, कितने लोग कहते हैं नहीं रख सकते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। नहीं रख सकते हैं। और कितने लोग कहते हैं रख सकते हैं गुरुजी? एक नहीं रख सकते। तो फिर दोबारा काहे तुम खड़े कर रहे हो, ऊंचा सुनते हो क्या? हाँ, तो क्या कहने का मतलब, अच्छा जब शीशे पर ही, दर्पण पर ही आप बैठ जाओगे तो आपका प्रतिबिंब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ध्रुव पे वस्तु को नहीं रखना है। कितने कंडीशन में हम रख सकते हैं? एक बार अनंत पर रख सकते हैं, एक बार अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं, एक बार सी पर रख सकते हैं, एक बार सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एक बार एफ में रख सकते हैं, एक बार सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। अब कितनी स्थितियां हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार से हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रख सकते हैं। और अगर 6 प्रकार से अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रख सकते हैं तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के प्राप्त होंगे? 6 प्रकार के प्राप्त होंगे। ये सबको क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम कंडीशन को पढ़ने वाले हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए जान लेते हैं। सी और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं, याद रखना। और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल एम कहते हैं। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब देखो 6 स्थितियां याद सबको हो गई। पहले कहाँ पर रखोगे? अनंत पर। दूसरी स्थिति में कहाँ रखोगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति में कहाँ रखोगे? वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में कहाँ रखोगे? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखोगे, अर्थात सी और एफ के बीच में रखोगे। ठीक है। पांचवी स्थिति में कहाँ रखोगे? एफ पे रखोगे, अर्थात मुख्य फोकस पर रखोगे। और छठवीं स्थिति में कहाँ रखोगे? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखोगे, कहीं भी वस्तु को। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब पहली स्थिति को समझते हैं। ठीक है ना? जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु
जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, और आपको समझना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब वस्तु अनंत पर रखे हैं और किसके द्वारा स्थितियों को पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा ही हम प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने कितने प्रकार से बन सकते हैं उस पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा और देखने के बाद आप सब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रकाश की किरणें वास्तविक मिलेंगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा वास्तविक। और डाट डाट करके पीछे अगर मिलाई जाएंगी तो हमेशा काल्पनिक कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब सबको समझ में आ गया ये क्या हो गया, इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, और ठीक मध्य में हमारा क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है ना। अब प्रकाश की किरण साहब कहीं से चलेगी, क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखे हो, अनंत पर रखे हो ना, और वस्तु का नाम क्या दे रखे हो, एबी। एबी कोई वस्तु है जिसको कहाँ पर रखे हो, अनंत पर रखे हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, वस्तु को साहब कहाँ पर रखे हो, अनंत पर रखे हो। और अनंत से देखो, अनंत से अगर इधर रखोगे तो इधर भी तो वस्तु मान सकते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर ही तो आती हैं, आती है कि नहीं आती है, आती हैं। तो एक ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है और एक ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, दोनों अनंत से आ रही है। इसका मतलब वस्तु हमने कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है, और अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात समांतर वाली कहाँ से जाती हैं, एफ से होकर के जाती हैं, अभी बताए हैं, ठीक है ना। तो ये भी साहब कहाँ से जाएगी, एफ से होकर के जाएगी, और ये भी साहब कहाँ से जाएगी, एफ से होकर के जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका मतलब जो ए बी वस्तु रखी है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, एफ पर प्राप्त होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर साहब बनता है, फोकस पर बनता है या मुख्य फोकस पर बनता है, जो कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। वस्तु बहुत बड़ी अनंत पर रखी, देखो ना यार इतनी बड़ी वस्तु रखी है, ठीक है ना, इतनी बड़ी, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है कि नहीं। तो वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है, छोटा बनता है, और कैसा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु आकार का बनता है, मतलब बिंदु आकार मतलब बहुत छोटा बन रहा है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसमें ये नहीं हमको समझ में आ रहा है कि इसमें उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, क्यों,